वो तो कुछ करना। देखिए कहाँ थे हम, थर्ड चैप्टर, थर्ड, जर्नल एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, जो पहले था वही, करीब करीब सारा वही है ना। तो सबसे पहले जर्नल एक्सेप्शन में ये आता है, देखो एक चीज समझना, अपराध करने के लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहले मेंसरी, है ना, और दूसरा एक्टस रियस, आपराधिक आश्य और आपराधिक कार्य, है ना। यानी पहला मेंसरिया हो गया और दूसरा क्रिमिनल एक्ट। इस एक्ट में इस एक्ट में क्या फर्क है ना। तो अपने अगर एक्ट ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, एक्ट को ए बड़ा आता है हमेशा, है ना। तो ये जो क्रिमिनल एक्ट है और मेंसरिया है, इन दोनों का एक अपराध में होना जरूरी है। तो मेंसरिया तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है पॉजिटिव मेंसरिया। पहला कौन सा हो गया? पॉजिटिव मेंसरिया। दूसरा होता है नेगेटिव मेंसरिया। और एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक। पॉजिटिव मेंसरिया के अंतर्गत अपराध का मानसिक तथ्य होना जरूरी है, जिसमें आपका इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है ना। चलिए, नॉलेज भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, डिसऑनेस्टली भी हो सकता है, प्रूडेंटली भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? मानसिक तथ्य। यानी हास्य भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, उपेक्षा भी हो सकता है, बेईमानी भी हो सकता है, कपट पूर्वक भी हो सकता है, किसी भी का भी सोच सकता है, ठीक। अगर किसी अपराध में ये तत्व हैं और ये काम इस इंटेंशन से किया जाता है तो वो अपराध होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंसरी। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मेंसरी। हाँ भाई, एक बार मैं क्लास से फ्री होके करूँ आपको, है ना। दूसरा जो है वो होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो अपराध आते हैं जिसमें मेंसरिया हो या ना हो, केवल एक्ट से ही अपराध हो जाता है। जैसे किडनैपिंग, जैसे बाइगेमी, देव विवाह का विवाह आदि। ये अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें मेंसरिया का होना जरूरी, केवल क्या जरूरी है? केवल एक्ट का होना ही सफिशियंट। केवल एक्ट का होना ही सफिशियंट है, मेंसरिया का होना जरूरी।
आगे बात समझ। फिर एक आता है नेगेटिव मेंसरिया। इसमें क्या होता है कि एक्ट तो होता है लेकिन मेंसरिया नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आदमी तो मर गया, लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या है? सेक्शन 80 में क्या लाइबिलिटी है? अगर आप क्या कर रहे हो, विधि पूर्वक कार्य कर रहे हो, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो आपकी लाइबिलिटी। अब एक्ट तो हो गया, क्या आदमी मर गया, लेकिन लाइबिलिटी। एक आदमी 7 साल से कम का बच्चा है, मार दिया। अब एक्ट तो हो गया, लेकिन बच्चा क्या करता है? वो धारण नहीं करता, क्या मेंसरिया धारण नहीं करता, इसलिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं। इसलिए जर्नल एक्सेप्शन को हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव मेंसरिया। यानी इसमें आपराधिक कार्य तो है भाई, आपराधिक कार्य तो है। जैसे मान लो नशे की हालत में, पागलपन में किसी आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, क्या अपराध हुआ? एक आदमी निकल लिया और कोई अपराध हुआ ही नहीं। भाई एक आदमी निकल गया और अपराध कुछ हुआ ही नहीं। आ गई बात समझ? तो यहां पर स्ट्रिक्ट, ये क्या हो गया? नेगेटिव मेंसरिया होता है। तो जनरल एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं? यानी इसमें कार्य तो होता है लेकिन मेंसरिया नहीं होता, इसलिए ये बात अपराध नहीं होती। ठीक है। अब जो सेक्शन 76 आईपीसी था, ये यहां हो गया 40। 76 जो था वो यहां हो गया 40। ये स्पेशली सेक्शन है ना, क्या 40। ये स्पेशली पब्लिक सर्वेंट को मिला होता है। ये स्पेशली किसी को मिला होता है कि भाई एक आदमी किसी को अरेस्ट करने गया, उसे पकड़ के ले आया, क्या उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया है क्या? क्यों? वो उस काम को करने के लिए विधि द्वारा पावर, है ना, इसलिए उसने वो अपराध किया, वो चोरी, वो काम किया। अब जैसे मान लो मेरे को अंकित को पकड़ना है, और अंकित से पूछा कि मैं, क्या अंकित कहाँ है, तो इसने दूसरे को बताया कि ये अंकित है, और मैंने उस अंकित को अरेस्ट कर लिया और थाने पे ले आया। अब इसने अपराध भी नहीं किया, तो क्या मैंने अपराध किया? तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है कि भाई मैं विधि द्वारा प्राधिकृत हूँ, या ये विश्वास करता हूँ कि मैं इस काम को करने के लिए विधि द्वारा क्या हूँ, एम्पावर्ड हूँ, और वो काम मैंने किया है, तो उस काम के लिए मेरा कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, वो बात अपराध नहीं। पहला जनरल एक्सेप्शन जो वहां था वो यही था कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और वो बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, not by reason of a mistake of law, in good faith, believes himself to be bound by law to do it। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या है, आबद्ध। अब इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, जो आईपीसी में था वही यहाँ, कोई चेंज नहीं। ए इज सोल्जर fires on memo by the order his superior officer in conformity with the command of the law, A has committed no offense। देखो यहाँ क्या दे रखा है? विधि के समादेश के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है, कहने कोई अपराध
क्योंकि वो गोली चलाने के लिए क्या था, एम्पावर्ड। जब हमने एपीपी का पेपर दिया तो भीड़ के आगे उसने क्या लिख दिया, शांत वर्ड लिख दिया। शांत भीड़ पे गोली चलाई जा सकती है, इसलिए क्या अपराध। भाई इसलिए क्या अपराध हुआ कि गोली चलाई और एक आदमी क्या हुआ, मर गया। तो सेक्शन 101 का एक्सेप्शन 3 को देखो, 101 का एक्सेप्शन 3। सही था किसका केस में सही रिजल्ट हो रहा था बहुत दिन से, तो एक अचानक दिन में आ गया। और आज मैंने सब क्या क्या सेट किया होगा, मैंने क्या था तो मुझे फोन करना था कि फिर मैं सर को फोन हुआ 4 बजे, वैसे रात का वो 5 तक आ जाता था। तो बोलो ठीक है, फोन नहीं किया, डायरेक्ट ही मिल सकते हैं। अचानक आ गए। लेकिन सही है। सर नुकसान तो हुआ है ये बेचारे, हाँ नुकसान तो हुआ है। हाँ, नहीं नुकसान तो ठीक था तो मैं समझ नहीं पाई नीचे। मैं आप समझो कि मैं तो के लेंगे नहीं समझ सही है नहीं है क्या है। हाँ कहाँ थे हम, आई बात समझ में? कि वहां क्या था कि लोक सेवक को जितनी शक्ति दे रखी है उससे बियॉन्ड जाकर के मर्डर कर दिया, इसलिए क्या अपराध हुआ, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आगे बात समझ। तो वहां जो हमने प्रॉब्लम बना के दी थी जब एपीपी का पेपर हुआ था हमारा वाला, तब इन्होंने ये दिया। ठीक है सुंदर जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। अब इस भीड़ के आगे क्या लगा दिया, शांत वर्ड लगा दिया। अब बाकी सारी चीजें यूं ही रखी, तो देखते लोगों ने क्या किया, भाई वो का 76 का एक्सेप्शन है, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। आगे बात समझ में? तो इसलिए ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के साथ सेक्शंस पे एक्सरसाइज जरूर कर लिया। और इतना मैं कह देता हूं कि एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, एग्जाम में केवल इतना ही चलता है जो आपके दिमाग में कभी डाला है वो जरूर आपके सामने आ जाएगा। और आप ये सोचो कि मैं वहां बैठ के दिमाग लगा लूंगा, तो एक्चुअली में टाइम भी नहीं होता। नहीं भाई, आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और इस 20 मिनट को निकाल दो काले करने के लिए, काले भी तो करते हैं, 20 मिनट ये निकाल दो, यानी 100 मिनट और 100 क्वेश्चन। 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिलता है अगर ढंग से करे तो। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने कर रखा है फॉर्मूला दिमाग में है, हम उसको फॉलो करते हैं। फिर दिमाग लगाने के लिए टाइम तो चाहिए, टाइम का है क्या। तो ये था कि मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था, तब मैं पढ़ते पढ़ते अचानक से शांत पे टिक लग गया मेरा। वो कहते ना संजोग से टिक लग गया प्रॉब्लम को पढ़ते पढ़ते। तो मैंने ये देखा यार ये शांत भीड़ क्यों है, तो मैंने उस क्वेश्चन को सही कर दिया।
बाकी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करते करते ऐसे कोई टिक लग गया, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, तो फिर भीड़ के आगे शांत वर्ड कहीं दिख गया, दिख गया तो सही हो गया, नहीं तो मैं भी वही लिखता क्या। क्योंकि अब आप ये सोचो, 1 मिनट क्वेश्चन भी पढ़ना है, 4 ऑप्शन भी पढ़ना है, उत्तर भी देना है, तो इसलिए जो आपके माइंड में है वही आप कर पाते हैं। और आप खुद देख दो कि एग्जाम देने के बाद जब तक बाहर आकर के सेंटर से कुपन से अपने आप में 2-4 क्वेश्चन हम गलत कर लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम ही नहीं था। अब हमारे पास टाइम है नहीं, एक बार ही टाइम मिला था एग्जाम में। तो शुरू शुरू में नेट का एग्जाम आया था ना, तो नेट का एग्जाम में पहले पेपर के बाद में जो सेकंड पेपर होता था, थर्ड पेपर, वो रिटर्न में होता था। फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया, और ऑब्जेक्टिव में इन्होंने 75 क्वेश्चन कर दिया, और टाइम वही 3 घंटे का। और 75 करने के बाद में आप ये सोचो कि 2 घंटे में 75 क्वेश्चन आराम से करके, और सो भी ले आदमी घंटे भर, फिर भी लोग बाहर आकर के अरे यार ये तो गलती होगा, मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। अरे मगर भाई, इससे ज्यादा कभी टाइम नहीं मिल सकता। 75 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे। बाद में उन्होंने फिर पैटर्न चेंज किया, लेकिन शुरुआत में जब पहला पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसमें उन्होंने 3 घंटे दे दिए थे नेट। दूसरी इनकी प्रॉब्लम क्या है कि न्यायालय का अधिकारी कैब मै को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किया गया, सम्यक जांच के पश्चात विश्वास करे कि यही मैं है, यह कोई गिरफ्तार कर लेता है। कहने के अपराध किया, कोई अपराध नहीं। फिर 15 और 16 का संबंध किससे है? किससे है? देखो, जयपुर की घटना हुई, जयपुर में एक मजिस्ट्रेट लगे, मजिस्ट्रेट लगने के बाद में सेक्शन 325 में पुलिस ने एक अक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। उसकी मजिस्ट्रेट ने, वकील ने बेल लगाई, मजिस्ट्रेट ने बेल खारिज करके जेल भेज दिया। 2 दिन की छुट्टी थी। ये कहां से आ गया? है ना? तो छुट वो थी, 3 दिन बंदा जेल में रहा। बाद में उसने कंप्लेंट की कि साहब बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट ने 4 दिन जेल भेज दी। नहीं, अब वो 4 दिन जेल में चला गया, उसके राइट का वोलेशन हुआ, एक तरीके से रॉन्गफुल डिटेन हो गया कि नहीं हो गया? कि जिस अपराध के लिए उसे बेल मिल जानी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट ने बेल ना करके क्या कर दिया। अब उस मजिस्ट्रेट को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो कहाँ मिला हुआ है कि नो थिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी in the exercise of any power which is good faith he believed to be given to him by law। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य में करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग में की गई है जिसके बारे में सद्भावना पूर्वक उसे विश्वास है, क्यों या विधि विश्वास है कि उसके पास है, या विधि द्वारा दी गई है। फिर देखिए सेक्शन 60, सेक्शन 16। अब देखो समझना, सेक्शन 14 का प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है? पब्लिक सर्वेंट। 15 का प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है? जज को मिला हुआ है। अब मैंने आपको एक बात बताई, मेरे यहाँ चोमू में घटना हुई जब मेरी चोमू पोस्टिंग थी। सीकर से एक वकील साहब आए, और उनके कोई चाचा जी का मामला था, चाचा जी अक्यूज थे किसी मामले में।
तो वो कंप्लेनेंट को अपने साथ लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आप पीपी साहब से बात कर लो, अगर आप इस मामले में राजीनामा करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप राजीनामा कर रहे हो कि जबरदस्ती लाए हैं? तो कहने सर राजीनामा तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहा कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप कंपाउंड करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप अगर मन है तो आप राजीनामा कर सकते। तो उन्होंने मेरी बात मानी, कोर्ट में राजीनामा पेश किया, राजीनामा कोर्ट ने तस्दीक करके डिसीजन दे दिया। ठीक, राजीनामा के आधार पर वो बरी हो गए। अब मामला यहाँ, अब वो जब फैसला करवा के गए थे ना, उससे पहले कोर्ट ने उस अक्यूज का स्टैंडिंग वारंट इशू कर दिया था। क्या कर दिया था? और वो थाने पर था। तो यहाँ कोर्ट की ड्यूटी क्या है कि जैसे मामला डिस्पोज करता है, उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी वारंट बेल बॉन्ड बने हुए हैं उनको रद्द कर देता है। लेकिन उसने बेल बॉन्ड को तो रद्द कर दिया, लेकिन स्टैंडिंग वारंट को थाने से वापस नहीं बुलवाया। अब वारंट का है, ठीक, और आदमी का है, वो घूम रहा है क्योंकि उसका डिस्पोजल हो गया और उन्होंने डिसीजन की कॉपी भी नहीं ली। ठीक है, अब उसको सीकर के थाने में क्या कर दिया, हार मारा, थाने वाले गए पकड़ के बैठ गए। तो उसने, वकील साहब ने मेरे को फोन किया, वकील साहब आपकी के सामने उस मामले को हमने फैसला करवाया था और फैसला करवाने के बाद में भी वो आदमी नहीं मिले। वो कहा मेरे चाचा जी को अरेस्ट कर लिया और ये कह रहा है कि अरेस्ट। फिर मैंने उससे कहा कि भाई पहले जो आयु था, मैंने उससे पूछा तो मैं कहा, मामला कौन सा है? तो उसने बताया कि ये है। तो मेरे को याद था क्योंकि वो वकील साहब का था, वो मेरे कहने पे हुआ था, तो मेरे को याद था। तो मैंने जो अरेस्ट करने गया ऑफिसर, उसको बोला कि मैं यार फैसला हो गया है, ये कल आपको सर्टिफाइड कॉपी देते हैं कोर्ट से निकलवा करके। तो कहा सर आपको, मैं कहा हाँ मुझे को याद है। तो वो उसको छोड़ करके आ गए। अब ये बताओ, मान लो मेरे से बात नहीं होती, थाने वाले अरेस्ट करके दूसरे दिन कोर्ट में पेश करते, तो अब भाई जो भी प्रोसीडिंग हुई है, वो आदमी तो 24 घंटे जबरदस्ती फैसला होने के बाद भी जेल में रहा है। तो ये काम किस में हुआ है? कोर्ट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन। ऑर्डर सही है या गलत है इससे हमें मतलब नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसके एग्जीक्यूशन में कोई बात हुई है तो वो बात अपराध। कई बार क्या होता है कि निर्दोष को फांसी चढ़ा दी, बाद में पता चलता है कि तो निर्दोष था। तो जल्लाद ने क्या अपराध किया? आगे बस, जल्लाद भी एक आदमी को मारता है, लेकिन उसने क्या अपराध किया? यानी कोर्ट को जो अधिकारी है उसको प्रोटेक्शन क्या मिल रहा है, और कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने में जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, चाहे वो जल्लाद फॉलो करे, पुलिस वाला करे, कोई भी करे, वो क्या है? सोना। समझ गए कि न्यायालय के आदेश को एनफोर्स करने में कोई बात की जाती है तो वो बात अपराध नहीं है, चाहे ऑर्डर कितना इलीगल हो। आगे बात, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाती है और उसके द्वारा समर्थित है, यदि उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते हुए की जाए, अपराध नहीं। चाहे न्यायालय ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता, परंतु तब जब कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास कर कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment order of a court, if done, such judgment or order remains in force, is an offense.
notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believe that the court had such jurisdiction. समझ गए? अब पहला 14 में किसे? पब्लिक सर्वेंट को, 16 में, 15 में जजेज को, 15 में जजेज, 16 में जजेज के ऑर्डर को, 17 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया? यानी एक व्यक्ति का भी समाज के प्रति कर्तव्य बताया है कि लोक सेवकों का न्यायाधीश का ही है? जैसे कल मेरे कोर्ट में एक बंदा आया, तो उसने कहा कि भाई बयान दे, तो वो उसने क्या कहा कि क्या घटना हुई थी? वो कि साहब मैं सुबह सुबह डिलीवरी करने जा रहा था, 9 बजे की बात है, और रास्ते में 2 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई क्यों छेड़ रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी तेरी बहन लगती है और तू कौन होता है हमें मना करने वाला? फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, कड़े से पीटा। फिर मैंने घर वालों को फोन किया और फिर घर वाले आए, पुलिस आई, फिर ऐसे ऐसे उन्होंने पूरी प्रोसेस, पर मगर लड़की वो तो चली गई मगर पिटवा के चली गई। हाँ, होगा पिटवा के चली गई। नहीं, अब वो वहां क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ थे हम? है ना? अब वो व्यक्ति जो पिटाई खा रहा है, मान लो पीट भी देता, किस भी आप पे, कि विधि ने उसे एम्पावर्ड कर रखा है कि दूसरों की रक्षा करे, और रक्षा करने में दोनों चीजें हो सकती है, पिट भी सकता है, पीट भी सकता है। तो जो प्राइवेट व्यक्ति को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ऐसे काम करने के लिए, जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसको रोकना, पब्लिक सेवक की सहायता करना, वारंट के एग्जीक्यूशन करना, वहां कुछ प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिला हुआ है? सेक्शन 7। समझ गए? देखिए सेक्शन 70, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है,
या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा कै यह को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो कै को हत्या प्रतीत होता है। कै सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य को पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है। कहने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह न निकले कि यह आत्मरक्षा में क्या कर रहा था। अब सेक्शन 14 में पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन हो गया, जुडिशियल ऑफिसर को हो गया, जुडिशियल ऑर्डर के एग्जीक्यूशन करने वाले को हो गया, और 17 में प्राइवेट व्यक्ति को। समझ गए। फिर आता है 18 का प्रोटेक्शन किस में है? दुर्घटना में। नहीं, एक होती है दुर्घटना, एक होता है दुर्भाग्य, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। क्या फर्क है? मिसफॉर्चून भाई, दुर्घटना तो ये हो रही है कि भाई मेरी ड्यूटी है, परफॉर्म कर रहा हूं, करते हुए कोई बात हो जाए, लीगली काम करते हुए, तो दुर्घटना। जैसे मैं कार चला रहा हूं और मेरा पिंचर हो गया, ब्रेक फेल हो गया, और मैंने 2-3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, तो ये क्या है? दुर्घटना। मशीनरी थी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं, मेरा कार लेके चलने का राइट है, मेरे पास लाइसेंस है, सारी बातें, तो ये तो क्या हो गया। लेकिन जिस एक्ट के साथ भगवान का एक्ट ऑफ गॉड और मिल जाए वो मिस फॉर्चून होता है, दुर्भाग्य होता है। भाई मैं कहीं भी हाथ डालता हूँ, अगली बात समझ में, तो सारा काम क्या हो जाता है? कर्म कांड में बदल जाता है। ये मिस फॉर्चून होता है, यानी मानवीय कार्य के साथ में एक्ट ऑफ गॉड इंक्लूड हो जाता है, तो क्या होता है? Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in lawful manner by lawful means and with proper care or caution. कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना और दुर्भाग्य से आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति और विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। ठीक। अब यहाँ क्या है? पहले क्या था कि क्या जंगल में कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, उस वक्त कब बनी थी? 1860 में। उस वक्त वन अधिनियम नहीं था। आगे बात समझ में, वन अधिनियम तो उस वक्त अपराध नहीं था और विधिपूर्ण कांड था पेड़ काटना, लेकिन अब उन्होंने वो जंगल को हटा दिया। नहीं, हाँ, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। नहीं, अब ये क्या कह रहा है कि क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति मारा जाता है। अब जंगल में पेड़ नहीं काट रहा। यदि उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो कार्य माफी योग्य और अपराध नहीं। अब कुल्हाड़ी जंगल पे नहीं चला सकता, अब कोई और काम कर रहा था, अब ये पता नहीं क्या कर रहा था, है ना। इन्होंने रास्ता निकाला कि भाई उस एग्जाम्पल को कैसे सेट करें। लेकिन ये भी शुक्र मानो सेट कर लिया, किसी ने बताया होगा जंगल में मत कटवा दे नाम, नहीं तो वन अधिनियम का सेक्शन 11 लगता है। A is work with head file of the off and kill a man who is standing by. Here there is a no want of proper course
ऑफ द पार्ट ऑफ ए ही इज एक्सक्यूजेबल और नॉट ए ऑफेंस। समझ गए? क्या भाई आपके वन अधिनियम नहीं है ना भाई, आपके सिलेबस में वन अधिनियम पढ़वाएं तब तो करो, नहीं तो नो, है ना। सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या बता रखा है कि कई बार क्या होता है, दो सिचुएशन आती है आदमी की लाइफ, आदमी के जीवन में क्या आती है, दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या आती है, फर्स्ट सिचुएशन है कि आप ये स्थिति में पाते हो कि भाई मेरे को कुछ तो करना ही है, और दो ऑप्शन होते हैं जिसमें एक में तो बड़ा नुकसान और एक में छोटा नुकसान। तो कितने नुकसान हो गए, एक बड़ा नुकसान और एक छोटा। ध्यान रखना सेक्शन 19 में दो ऑप्शन होना जरूरी है, दो ऑप्शन होना जरूरी है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति कैप्टन है किसका, जहाज का, और सामने से दो व्यक्तियों की नाव आ रही है ईरान की, और इधर 30 आदमियों की आ रही है ट्रम्प और इजराइल की नेतन्याहू की। नहीं, अब ये आदमी के पास यही गैप है, अब ये देख रहा है कि अगर मैंने इधर घुमाया तो 30 आदमी मरेंगे, इधर घुमाया और उसमें ये नहीं है कि ब्रेक लगा दे, इसमें जहाज में ये ऑप्शन भी नहीं है ना कि हम ब्रेक लगा दे, कि भाई ब्रेक लगते ही जहाज वहीं की वहीं रुक जाएगा, ऐसी पोजीशन तो होती ही नहीं है। नहीं, अब चलना तो हमें आगे ही है। अब ये है कि हम बेटर क्या करें, इधर बढ़ाएं, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा टकराए और ये संभल के बच भी जाए, लेकिन ये संभल के बच नहीं रहे बल्कि मर गए तो नो। अब इन्होंने दूसरा हमें क्या दे रखा है, तो इन्होंने बड़े नुकसान यानी अमेरिका से टक्कर लेने के बजाय ईरान। दूसरा दूसरा क्या ऑप्शन दे रखा है कि भाई ये घर बने हुए हैं, आजकल ऐसे ही बने हुए हैं विला, इतने इतने से बना रखे हैं नाम विला। नहीं, अब मान लीजिए इस विला में आग लगती है तो ये सारी विला जलेंगी कि नहीं जलेंगी। अब या तो सारी विलाओं को जला लो, या अगर इस विला को हम तोड़ दें ब्रेक कर दें तो आगे की विला बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी। अब हमारे पास बड़ा नुकसान तो ये है कि सबको जलने दो, और छोटा नुकसान ये है कि एक घर को तोड़ दे तो बाकी बच जाए। तो यहाँ पर सद्भावना पूर्वक बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर कोई काम किया जाता है वो बात अपराध, आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। भाई उस वक्त की डिमांड थी, लेकिन ध्यान रखना आवश्यकता किसी व्यक्ति को अपराध करने की परमिशन नहीं, कि मैं मेरा जीवन बचाने के लिए किसी को मार दूं, सिर्फ प्राइवेट डिफेंस को छोड़। जैसे इसमें एक केस है, कौन सा, आर वर्सेज डेडले एंड स्टीफन का, है ना। इस केस की फैक्ट क्या थी कि खुले समुद्र में 3 आदमी
एक नाव में बैठे हुए थे, दो बड़े थे, एक बच्चा था। अब है भूख लग रही, और समुद्र में ये है कि समुद्र ही आपको किनारे ले जाता है। आप कितना ही प्रयास कर लो, आप समुद्र के किनारे पे नहीं पहुंच सकते। उसका मतलब यह है कि बैठ जाओ, समुद्र पहुंचाएगा तब पहुंच सकते। भाई नदी को तो पार किया जा सकता है, समुद्र को नहीं किया जा सकता। वो तो समुद्र में बैठे रहो, वही अपने घेर के लिया जाता है। इस दौरान क्या करते हैं, ठीक है, अभी खुद को बचा। फिर क्या होता है, उन्होंने दो को बच्चे को देखा, भोजन की जरूरत थी तो क्या करें, बच्चे को मार के खा गए। उन्होंने कहा साहब आवश्यकता थी, नहीं तो हम तीनों मरते। उन्होंने कहा कि आवश्यकता किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं देती कि आप अपना जीवन बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की क्या करो, मृत्यु कारित करो। क्या आवश्यकता आपको परमिशन नहीं देती कि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की क्या करो, समझ गए। इसमें आर बनाम डेडले, और देखो आवश्यकता कुछ भी हो सकती है। देखो आवश्यकता और एक वर्ड होता है नैतिकता, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस। आवश्यकता, नैतिकता, ठीक। आप जापान जाओगे ना, तो कहता है कि बूढ़ों की लाइफ सबसे बढ़िया कहाँ पर है, जापान। बुजुर्ग व्यक्तियों की सबसे बढ़िया लाइफ कहाँ है, जापान। वहां बूढ़े आदमी बिल्कुल एंजॉय करते हैं, सरकार सारा ध्यान रखती है, सारा करती है। और सबसे बुरी कहाँ है, नीबिया। वहां क्या होता है कि 60 साल का होने के बाद में मार दिया जाता है। और यहाँ आदमी 100, कई बार तो 125 को भी टक्कर दे जाता है। अगर हम नैतिकता की बात से करें तो ये काम सही है या गलत है, और ये काम तो ये आदमी को मार रहे हैं मतलब नहीं। तो जापान में क्या है, संसाधन ज्यादा है कि नहीं। भाई जापान में क्या है, संसाधन ज्यादा है, इसलिए वहां सरकार को बुजुर्गों को बैठ के खिलाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीबिया में नीचे वाली पीढ़ी को पालना है ना, तो ऊपर वाली पीढ़ी को मरना पड़ेगा, तब नीचे वाली पीढ़ी का संसाधन पूरे होते हैं। अब आवश्यकता के हिसाब से तो दोनों सही है। और नैतिकता की बात हम और करें, बताओ, मान लो सपोज कर कि एक परिवार है, एक परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, फिर माता पिता हैं, फिर बेटा बेटी हैं, बहू है, और फिर पोते पोती। और एक जहाज में जा रहे हैं, जहाज भंवर में फंस गया, वजन ज्यादा है, और इन लोगों को चेतावनी ऑप्शन ये है कि इनमें कम से कम दो आदमियों को वजन कम करना है। और आप खुद सोचो कि आप भी बैठे हो और दो व्यक्तियों का वजन कम करना है, किसका करो।
या तो फिर सारे डूबोगे। क्या नैतिक दृष्टि से हर आदमी ये मंजूर कर लेगा क्या कि हम सारे डूब जाए? लोगों का कोई नहीं है, हम सारे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है क्या? क्या करेंगे? दो आदमियों को तो बाहर करना ही पड़ेगा, समुद्र में फेंकना ही पड़ेगा। जो आपके आदर्श हैं, या तो मरो या फिर क्या करेंगे? बच्चों को फेंक देंगे, है? पोता पोतियों को किसको फेंकेंगे? किसको फेंकेंगे? है? माता पिता को फेंकेंगे, दादा दादी को फेंकेंगे? क्या कहेंगे फिर? भाई आपने तो जी ली, तो आप तो क्या करो, निकलो, बाकी हमें तो बचने दो। तो आवश्यकता और नैतिकता का यही फर्क है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज जो नैतिक दृष्टि से सही हो वो आवश्यकता के हिसाब से भी सही हो। आगे तो जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता बड़ी है और नैतिकता उसके बाद। और यही जिंदगी का प्रैक्टिकल है और यही जिंदगी की सच्चाई है कि नैतिक रूप से गलत हो हो सकता है वो आवश्यकता के हिसाब से सही, नहीं? तो सेक्शन 19 क्या कह रहा है? आवश्यकता की बात। और आवश्यकता में ध्यान रखना, दो ऑप्शन होने जरूरी है, बड़ा नुकसान और छोटा नुकसान। कि nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to be cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Explanation देखिए, it is a question of fact in such a case whether he harm to be prevented or avoided was such a nature and so imminent as to be justified or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to be cause harm. ऐसे मामले में तथ्य का प्रश्न है कि जिस हानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन है कि वह कार्य जिसे वह जानता है कि हानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मुक्त या माफी योग्य था। ए द कैप्टन ऑफ ए वेसल, देखो कै जो जहाज, वो जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए थे ना, क्या एक जहाज का कप्तान है अचानक अपनी त्रुटि और उपेक्षा के बिना आपको ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि जलयान का मार्ग नहीं बदला और उससे पूर्व वह जलयान को रोक सके 20 या 30 यात्रियों की भरी नाव को खेकवा निवार से टकरा कर डुबो देगा और मार्ग बदलने पर केवल 2 यात्रियों वाली नाव गै को डुबोने की जोखिम उठाता है जिसको संभवतः बचाकर निकल जाए। यदि कै नाव गै को डुबाने के किसी आशय के बिना या नाव कै यात्रियों को संकट में डालने के बचाने के प्रयोजनों के लिए सद्भावना पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यदि नाव गै को उस कार्य को टकराकर डुबो सकती है परिणामतः उत्पन्न होना संभाव्य जानता है, तथापि तथ्यतः ये पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था जिससे नाव गै को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है तो वह किसी अपराध का दोषी कै एक बड़े अग्निकांड को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है, उस कार्य से मानव जीवन व संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है, या यदि ये पाया जाता है कि उसके निवारण की जाने वाली अपानी इस प्रकृति की है और इतनी आसन्न थी कि कै का कार्य माफी योग्य है तो कै कोई अपराध का दोषी
नहीं। ठीक है, बाकी फिर अपन परसों करेंगे, कल के अपन छुट्टी रखेंगे, है ना। 5 मिनट बाद में दूसरा लिंक भेजता हूं मैं, आप उसको ज्वाइन कर लेना, है ना।